हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, हमारे कुछ सीरीज चल रही है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक लूसेंट की, एक क्लास 9 और 10th की। अभी जो क्लास रहेगी वो लूसेंट की रहेगी, हिस्ट्री की। अभी जो क्लास है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो नोटिफिकेशन आ चुका रेलवे का, ऊपर से आपका एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उस एग्जाम के लिए ये क्लास क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर चुके हैं। वो मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत का एक्सप्लॉयटेशन करा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। हम ये भी पढ़ चुके थे वे किस प्रकार से पूरी इकोनॉमी बिगाड़ कर रख दी किसने, ब्रिटिशर्स ने हमारी। अब हमें आगे क्या करना है, देखो अब क्या हो रहा। अब इकोनॉमी तो वैसे बिगाड़ दी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं मोनोपोली किसकी आ चुकी है, अंग्रेजों की। अब जब अंग्रेजों की मोनोपोली आ चुकी है तो अंग्रेज कहीं ना कहीं और कोशिश करेंगे कि हमारे पास हर एक सेक्टर से ज्यादा क्या हो, रेवेन्यू आए, ज्यादा से ज्यादा क्या आए, राजस्व आए। ठीक है, मैंने आपको बता चुका लास्ट टाइम उन्होंने क्या क्या किया। अभी वो क्या करेंगे, कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुधार तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ व्यवस्था लेकर आएंगे जिससे क्या हो, उनका रेवेन्यू वो और बढ़े। और ये व्यवस्था किसके लिए होगी, खासकर किसानों के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं भूमि सुधार व्यवस्था, या सॉरी भू राजस्व व्यवस्था। भूमि सुधार तो नहीं, भू राजस्व व्यवस्था, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये सिस्टम लाने का मेन उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, सर सीधा सीधा मेन उद्देश्य था कि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो। किसी भी प्रकार से वो अपना राजस्व बढ़ाना चाहते थे। चलो किस प्रकार से, देखो तीन पढ़ेंगे यहाँ पर। एक स्थायी बंदोबस्त, यानी कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे महलवाड़ी सिस्टम, और तीसरा है रैयतवाड़ी। वो काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इन तीनों में ना, अपन बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। चलो पहला समझते हैं हम लोग, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको हिंदी बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। चलो हुआ क्या था, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो ब्रिटिशर्स है किसी भी प्रकार से अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और जो हमारा ये ना ईस्ट वाला इलाका, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया, आपका बिहार हो गया, ये इलाके में कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था उसका लेवल पर अच्छा था, तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था लागू करनी थी। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। जी हाँ, कौन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं, जॉन सोर के पास जाते हैं। जॉन सोर बोलता है कि भाई साहब मैंने एक प्लान करा है। प्लान कौन सा करा है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। मतलब जॉन सोर साहब ने पूछा, सॉरी कॉर्नवालिस साहब ने जॉन सोर से पूछा, क्योंकि प्लानिंग कौन कर रहा है यहाँ पर, जॉन सोर। जॉन सोर से पूछा लॉर्ड कॉर्नवालिस से, हम इसमें क्या करेंगे। तो जॉन सोर ने पूरी कहानी समझा दी, और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले हिस्से में इसको लागू कर दिया। अब क्या था सिस्टम, समझो। कहाँ समझाता हूँ मैं, चलो इतना समझो। क्या होता है ना, मान लो ये गांव है, ये गांव है, पूरा एरिया कुछ भी समझो इसको ना, ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ पर एक को बना दिया जमींदार। गांव मत लो, एक गांव का एक जमीन ले लो, उस जमीन का एक बना दिया जमींदार। और इस जमींदार से बोल दिया कि भाई साहब एक मतलब जमींदार को पकड़ा किसने, अंग्रेजों ने। और जमींदार से बोला कि भाई साहब हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। मार साहब क्या काम दे रहे हो, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं कि तुम्हें भैया क्या करना है, राजस्व की वसूली करनी है, या टैक्स का वसूलना है, राजस्व वसूलना है। राजस्व वसूलना, टैक्स वसूलना, क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। हम तुम्हें एक काम देते हैं, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हें टैक्स की वसूली करनी है, कर की वसूली करनी है, राजस्व की वसूली करनी है। और उस वसूली का एक हिस्सा तुम अपने पास रखना, और बाकी के 10 हिस्से मुझे दे देना। टोटल कितने हिस्से हो गए, 11। उनका ये कहना यह है कि आप एक हिस्सा अपने पास रखना, और बाकी 10 हिस्से मेरे पास मुझे दे देना। समझ में आ रहा है, तो मतलब एक हिस्सा किसके पास रहता है, जमींदार के पास, और 10 हिस्से किसके पास रहते हैं, अंग्रेजों के पास। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई इतने रुपए देना बस, इससे ज्यादा मत लेना, ऐसा कुछ नहीं था। जमींदार क्या होता था, मान लो सपोज
जमींदार को वसूलना एक हिस्सा, वो कितना हिस्सा वसूलता था 4, और 3 तो अपने पास है ही, और एक किसको दे दिया, सॉरी 4 वसूलता था जिसमें से 4 अपने पास रखता था। मतलब समझो उसको एक हिस्सा अपने पास रखना है, वो कितना रख रहा है 4, कोई 4 एक्स्ट्रा वसूल रहा है ना वो, तो इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं था। ठीक है, इसको सनसेट ही बोलते थे, सनसेट सिस्टम को बोलते थे, इसको सूर्यास्त व्यवस्था बोलते थे। क्यों भैया, क्योंकि सूर्यास्त से पहले जो जो हमने आपको जमीनें दी है, जमींदारों से बोल दिया, वो उसमें से आपको हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मान लो हमने आपसे बोला 100 रुपये आपको कलेक्ट करके देना, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो 100 रुपये की जमीन आपसे छीन लेंगे, ये 100 रुपये आपको हमें देने पड़ेंगे अपनी जेब से, सूर्यास्त से पहले पहले। लेकिन पहले पहले तो मजा आया जमींदारों को, जब उनकी जमीनें जाने लग गई तो फिर सारा मजा क्या होगा, किरकिरा, है ना। अभी पढ़ेंगे आखिर में इनके इसके प्रभाव पढ़ूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कच्चू दिक्कत, चलो ठीक है, कुछ कलम में दिक्कत आ रही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है रैयतवाड़ी, समझ में आया मैंने क्या बोला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया इसको 1793 में, कहाँ का लेकर आया, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले हिस्सा में इसको लागू किया। इसमें जमींदार सिस्टम था, इसमें मतलब जो जमीन का मालिक था वो कौन था, इसमें जमींदार। जमींदार से बोलिए तुम क्या वसूलोगे भैया, टैक्स वसूलोगे, जिसमें से एक हिस्सा तुम रखोगे, बाकी बाकी के 10 हिस्से किसको दोगे, हमें दे दोगे, मतलब अंग्रेजों को दे दोगे। अब दूसरा आता है रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी सिस्टम में कौन लेकर आता है, थॉमस मुनरो। कब लिखा है, 1820 में। पहले कौन सा आया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, फिर कौन सा आता है, रैयतवाड़ी सिस्टम। हाँ, इसको रिकमेंड किसने करा था, चार्ल्स रीड ने बोला कि भाई साहब इसको लागू कर दो, तब थॉमस मुनरो आता है उसको लागू कर देता है। चलो ये कौन कौन से हिस्से में लागू किया जाता है, बॉम्बे और मद्रास में। अब ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है किससे, स्थायी बंदोबस्त से। कैसे, किस प्रकार समझो कि इसमें भैया एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया, ये रेवेन्यू फिक्स कर दिया, मान लो 100 रुपए, तो ये जो 100 रुपए जो रेवेन्यू फिक्स है ये 30 सालों तक बना रहेगा, मतलब लंबे समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब फिर अभी रुको, और अभी सब बता रहा हूँ, पूरी कहानी क्लियर करो ना। जो ये जो 100 रुपए वसूल है, ये 100 रुपए डिसाइड किया 30 सालों के लिए, वो 2 आधारों पे डिसाइड किए जाएंगे। एक क्वालिटी ऑफ सोइल यानी मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, दूसरा उस इलाके में फसल किस प्रकार से आई है। ये दोनों को देखते हुए क्या किया जाएगा, पूरा रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। अब होगा क्या, सुनो, इसमें एक मेथड अपने थ्योरी ऑफ रिकार्डो कि मतलब फसल देखकर, मिट्टी देख के आप डिसाइड करोगे कितना आपको वहां से रेवेन्यू वसूलना है। इसमें डायरेक्ट किसानों से, हाँ डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था, इसमें कोई जमींदार नहीं था, यानी बिचौलिए की कोई इसमें नहीं था, मतलब है ना, कोई व्यवस्था नहीं थी। डायरेक्ट डायरेक्ट जिसने उगाया है वही क्या भरेगा, टैक्स भरेगा। वो टैक्स फिक्स कर दिया भाई 30 सालों तक ना, बस इसमें एक छोटी सी कमी है, कमी क्या बहुत बड़ी कमी है, जो ये रेवेन्यू फिक्स करते थे वो बहुत ज्यादा था भैया। अब किसान चुका नहीं पा रहा बेचारा, तो किसान को लेना पड़ता था लोन। अब लोन लेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो कर्ज चुका नहीं पाएगा। जब कर्ज को चुका नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली उसकी जमीन बिक जाएगी। तो ये सिस्टम वो बाद में जाके पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो मनी लेंडर थे वो बढ़ते गए, मनी लेंडर जो होते हैं ना, जो उधार देते हैं वही, ठीक है। अब लास्ट आता है महलवाड़ी सिस्टम। जो महलवाड़ी सिस्टम है ये 1833 में कौन लेकर आता है, मार्टिन बर्ड लेकर आते हैं। इसी को हम बर्ड व्यवस्था भी बोलते हैं। प्रश्न आएगा, बताओ बर्ड व्यवस्था किसको बोलते हैं, महलवाड़ी सिस्टम को। किसे कहेंगे हम, महलवाड़ी सिस्टम को ही बर्ड व्यवस्था कहेंगे। इसके फादर किसको माने जाते हैं, होल्ड मैकेंजी। क्या माने जाते हैं, होल्ड मैकेंजी। चलो ठीक है, ये कहां कहां लागू किया गया था, गंगा पहले, है ना, ये आपका पंजाब वाला इलाका और कुछ मध्य वाला भारत। अब इसमें था क्या, सुनो, महल महल मतलब क्या होता है, विलेज यानी गांव, ठीक है। अब उस गांव में जितनी भी जमीनें हैं, उस गांव में जितनी भी जमीनें, सबके लिए क्या कर दिया, एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया, और इन सभी के लिए एक पर्सन को अलॉट कर दिया कि भैया एक पर्सन अलॉट कर दिया इन सभी के लिए कि तुम जाओ और सभी से तुम क्या ले लो, रेवेन्यू ले लो, ठीक है। अब जो पूरे गांव का मुखिया होता था,
किसी को भी मुखिया बना दिया, वो मुखिया को ये बोल दे कि भैया एक काम करना, तुम पूरे गांव से टैक्स वसूलना। और पूरे गांव के लिए एक ही टैक्स हुआ करता था, 1 विलेज 1 टैक्स, ऐसे करके समझ सकते हो आप। ठीक है, तो परमानेंट भी मतलब एक जमीन एक टैक्स, जिसकी जमीन उसके हिसाब से टैक्स। रैतवाड़ी में जैसा प्रोडक्शन होता था उस हिसाब से टैक्स लगता था, ये 30 सालों तक। मतलब ऐसा नहीं भैया मान लो अब देखो कमी होता है रैतवाड़ी में, मान लो तुमने अभी वर्तमान में देख के बता दिया कि हाँ भैया इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी फसल हो रही है, ये साल की क्वालिटी है, 30 साल कर दो। कोई सेंस वाली बात है इसमें? क्या अगले 30 साल तक वही क्वालिटी वही सब कुछ बना रहेगा, वही प्रोडक्शन होगा लेवल का? नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ? कहने का एक्सप्लोटेशन हो रहा है किसानों का। महलवाड़ी में भी ये हो रहा है। आपने बोल दिया कि इस मुखिया से बोल दिया कि भाई जा तो टैक्स वसूल, टैक्स तुम्हारा इतना ज्यादा है, कर इतना ज्यादा है, रेवेन्यू इतना ज्यादा है, किसानों की हालत क्या हो रही है और ज्यादा खराब हो रही है। मतलब ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भूमि भू राजस्व व्यवस्था, ये अपने लिए था, अंग्रेजों के लिए था, ना कि भारतीयों के लिए। समझ में आ गया? महलवाड़ी में क्या छोटे छोटे गांव थे, ये महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, जिसमें क्या होता था एक मुखिया अपॉइंट कर दिया, वो मुखिया क्या वसूलेगा? सभी से टैक्स वसूलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, अब प्रभाव समझो इसका। पहला प्रभाव क्या था? मनी लेंडिंग होती बढ़ती गई। मनी लेंडिंग मतलब उधार बढ़ता गया। समझो, किसानों को कर चुकाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा चुकाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा के लिए क्या लेगा? उधार। उधार लेगा तो कहीं ना कहीं मनी लेंडिंग व्यवस्था आगे बढ़ेगी, है ना? बिल्कुल। दूसरा मतलब कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? जो छोटे मोटे किसान है बेचारे, वो तो गए, मतलब बेचारों की जमीन बिक गई और कर्ज में डूबते गए। लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी जा तो रही थी, वो कोर्ट में चले गए, न्यायालय में चले गए, वो अपना को डिफेंड कर लिया। मतलब कहने के अमीर वर्ग यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन गरीब वर्ग सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। सिंपल। और समझो, कमर्शियल क्रॉप बढ़ती जा रही है। मतलब अब फूड क्रॉप पे ध्यान नहीं किए दिया जा रहा, किस पे ध्यान दिया जा रहा? कमर्शियल क्रॉप, व्यवसायिक फसल। वो फसल जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, वो फसल पेट के लिए नहीं होती है। कमर्शियल फसल, कॉटन, कॉटन खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है? कमर्शियल क्रॉप को। किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहाँ पर? कमर्शियल क्रॉप को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और आगे बढ़ो। अब सुनो, अब मान लो भैया खाने के लिए फूड ग्रेन तो चाहिए ना। जो फूड ग्रेन है उनको हाई प्राइस पे परचेस किया जा रहा है। मतलब फूड ग्रेन को महंगा खरीदा जा रहा है और कमर्शियल क्रॉप को सस्ता बेचा जा रहा है। फूड ग्रेन सबको चाहिए, अब जरूरत है तो उसको महंगाई पे खरीदा जा रहा है और सस्ते में उसको, सुनो, महंगाई पे क्या खरीदा जा रहा है? फूड ग्रेन। और जो केस क्रॉप है सस्ते में बेचा जा रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। फायदा के कमर्शियल क्रॉप बढ़ रही है। अब कमर्शियल क्रॉप को देखो सुनो, किसानों को महंगा पड़ा उगाना, लेकिन उसको बेचा जा रहा है सस्ते में। सस्ते में किसको बेच रहे हैं? अंग्रेजों को। अंग्रेज उसको महंगा दाम में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है यहाँ पर? अंग्रेजों का, मतलब भारतीयों का। भारतीय किसानों का क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, चलो। और क्या हो रहा है? जो पूरे गांव व्यवस्था थी पूरी बिगड़ती जा रही है ना? पूरे गांव की व्यवस्था क्या हो रही है? लगभग बिगड़ चुकी थी। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों सिस्टम पढ़ा दिए, यहाँ पे तीनों खत्म हो चुके हैं। पहला है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा महलवाड़ी। चलो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या भाई? जमींदार बना रही है, जमींदार से बोल दिया भाई तू इतना टैक्स वसूल लेगा एक जमीन से। ठीक है, यदि नहीं वसूलता है तो तेरी जमीन हमारी, यानी सनसेट सिस्टम पे था। रैयतवाड़ी कौन लेकर आया था? थॉमस मुनरो। कब लेकर था? 1820 में। बॉम्बे मद्रास वाले हिस्से में इसको लागू किया था। 30 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि भैया तुम इस आधार पर क्या दोगे? वही टैक्स से, किससे डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा? कल्टिवेटर से, जो कहीं ना कहीं किसान होते हैं। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम कौन लेकर आया था? मार्टिन बट। इसको बट सिस्टम बोलते हैं हम लोग। और ये पूरे गांव से वसूला जाता था, कोई भी मुख्य होता था जो पूरे गांव से टैक्स वसूलता था। क्या क्या व्यवस्था बढ़ी? मनी लैंडिंग व्यवस्था बढ़ गई, क्योंकि वे कर देने वाले बढ़ गए, मतलब सॉरी, उधार देने वाले बढ़ते गए, उधार लेने वाले बढ़ेंगे वो तो। ठीक है, रिच की प्रॉपर्टी, जो अमीर लोग थे अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर पा रहे थे, लेकिन गरीब था बेचारा,
कुछ नहीं कर पा रहा था, कमर्शियल क्रॉप बढ़ती जा रही थी, फूड ग्रेन हाई प्राइस से परचेस कर रहे थे बेचारे, और उनको कैश क्रॉप सस्ते में बेचना पड़ रही थी, और रूरल सोसाइटी पूरी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ये थी पूरी हमारी व्यवस्था। चलिए, ये थी पूरी हमारी भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। छोटे छोटे क्लास में छोटे छोटे टॉपिक, एक क्लास में एक ही टॉपिक लेकर आते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़ोगे ज़्यादा याद रहेगा, अच्छा पढ़ोगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे मिलते हैं, अब ना, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, हमारी एनसीईआरटी की क्लास होगी, फिर वापस से हिस्ट्री की क्लास होगी। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।